अध्याय 2541 हमारे लिए चुने। हान सेन एलिसियन मून और गु किनचेन के शरीरों को एक होते देख स्तब्ध रह गया। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हान सेन खुद को लिटिल एंजल के साथ मिला सकता था। लेकिन जब हान सेन लिटिल एंजल के साथ मिला तो हान सेन का शरीर प्राथमिक नियंत्रक था, लिटिल एंजल गौण था। एलिसियन मून और गु किनचेन बराबर थे, वे एक दूसरे को पूरा करते थे। इससे पहले जब भी हान सेन गु किनचेन और एलिसियन मून को देखता था तो उसे हमेशा लगता था कि वे इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी मर्द उन पर मर मिटेगा। यहाँ तक कि हान सेन भी कभी कभी खुद को उन्हें देखते हुए पाता था। आखिर हर कोई खूबसूरत औरतों की तारीफ करना पसंद करता है। जब गु किनचेन और एलिसियन मून ने खुद को पूरा किया तो हान सेन को अब ऐसा नहीं लगा कि वह किसी इंसान को देख रहा है। जो प्राणी सामने आया उसकी सुंदरता अलौकिक थी। उसके सामने एक तलवार परी खड़ी थी, वह इतनी सुंदर थी कि अब वह इस दुनिया की कोई चीज नहीं लगती थी। काले बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह बह रहे थे। उसकी आंखें काले पानी के कुंडों जैसी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह एक नज़र में ही किसी के दिल की गहराइयों में झांक सकती हो। वह किसी को इतनी गहराई से देख सकती थी कि डर लगता था। उसके चेहरे पर एक भी दाग नहीं था और उसका हर एक इंच अद्भुत था। लोग उसे देखते तो उसके सामने होने पर ही शर्मिंदा हो जाते, खुद को नाकाबिल समझते। गु किनचेन खूबसूरत थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल दूसरों पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया। हालांकि अब यह इंसान अलग था। उसकी दिव्य सुंदरता स्वाभाविक रूप से दमघोंटू थी। बेशक उसके बारे में सबसे दमनकारी बात सिर्फ उसकी शक्ल नहीं थी, बल्कि उसकी डरावनी तलवार जैसी बुद्धि थी। हान सेन सोचता था कि वह तलवारबाजी में बहुत माहिर है। आखिरकार उसकी तलवारबाजी किसी देवता की तलवारबाजी से भी मुकाबला कर सकती थी। लेकिन इस औरत की तलवारबाजी के आगे हान सेन की तलवारबाजी फीकी पड़ गई। ये जुगनू की तुलना चमकते चांद से करने जैसा था। यह एक उत्तम तलवार परी है, हान सेन ने सोचा, इस तथ्य के बावजूद कि वह तलवार के बजाय एक सफेद कागज की छतरी पकड़े हुए थी। क्या तुम जानते हो कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ? अचानक एलिसियन मून और गु किनचेन ने हान सेन से बात की। आप क्या करना चाहेंगे? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। तुम्हें मार डालूंगी, महिला ने हान सेन की ओर देखते हुए कहा। मजाक बंद करो, हान सेन ने कहा। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि वह गंभीर नहीं थी, फिर भी वह उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया और न ही यह अंदाजा लगा पाया कि वह कैसा महसूस कर रही है। फिर भी उसके चेहरे पर एक गर्व का भाव जरूर था। हान सेन ने पहले कभी इतना गर्व नहीं देखा था। वह किसी ऊंचे राज्य में विराजमान किसी देवी की तरह थी जो अपने से नीचे के आम लोगों से घृणा कर रही थी, या फिर जो भी उसके सामने रहने के लायक नहीं था। महिला ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहती हूँ। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं इस दुनिया के हर जीव को मारना चाहती हूँ। तुम सब मेरी नज़र में बहुत बदसूरत हो। तुम सब इतने अपूर्ण हो। मैं इन अपूर्णताओं को स्वीकार नहीं कर सकती जिन्हें मुझे देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैंने इतने लंबे समय तक खुद को लोगों को मारने से रोका है। हान सेन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं कर रही थी। इस वक्त वो मुसीबत में था। वेदना। महिला का शरीर अचानक दो टुकड़ों में बंट गया। एलिसियन मून और गु किनचेन फिर से अलग अलग शरीरों में बिखर गए। वे बहुत पीले और बीमार लग रहे थे। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें हम में से किसी एक को क्यों मारना चाहिए और हमारे व्यक्तित्वों को अलग क्यों रखना चाहिए। अगर हम एक हैं तो अंत इसी तरह होगा। हमारा व्यक्तित्व अछूता और पूरी तरह से निर्दयी होगा। वह व्यक्तित्व पूर्णता के प्रति आसक्त है और वह उन सभी चीजों को खोजकर नष्ट कर देगा जिन्हें वह अपूर्ण समझता है। हम बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन हमारे जीन्स में गहरे कुछ काले विचार हैं जो सतह पर आ जाते हैं। हम फिलहाल अपनी हत्यारी इच्छाओं को दबा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि भविष्य क्या लेकर आएगा, गु किनचेन ने कहा। तो अगर केवल एक व्यक्तित्व जीवित है तो हमें ये समस्या नहीं होगी, हान सेन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। गु किनचेन और एलिसियन मून ने सिर हिलाया। वे हत्यारे पूर्णतावादी नहीं बनना चाहते थे। भले ही इससे उनका बचना तय हो जाए, लेकिन वे ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते थे। वे एक राक्षस बन जाएंगे जो लगभग हर चीज का विनाश करना चाहता है। उनका बाकी जीवन संघर्ष में ही बीत जाएगा। ये कैसी तलवार परी है? ये तो बस एक दुष्ट तलवारबाज है। हान सेन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। एलिसियन मून और गु किनचेन को देखकर हान सेन को पता चल गया कि वह मुसीबत में है। जब वे एक साथ आए तो उनके पास सिर्फ एक बदसूरत, खोजो और नष्ट करो वाला दिल नहीं था,
उनके पास एक भयानक स्तर की प्रतिभा थी जो शायद उनकी घिनौनी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। एक साथ आने के बाद भी वे राजा वर्ग के ही थे, लेकिन उनकी इच्छाशक्ति को अच्छी तरह समझने के बाद यह अनुमान लगाना आसान था कि एक दिन वे देवता बन जाएंगे। उस समय वे और भी ज्यादा भयावह हो जाएंगे। गु किनचेंग और एलिसियन मून दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली थे। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि उन दोनों के शरीर में अलौकिक शक्तियां थीं। जब ये दोनों मिल जाते तो वे अब से भी ज्यादा परिपूर्ण होते। हान सेन को नहीं पता था कि दो सुपरदेव शरीर एक साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी संभव था। चाहे ये संयोजन किसी भी तरह से हुआ हो, उनकी प्रतिभाएं उन्हें किसी भी इंसान या आत्मा से ज्यादा डरावना बनाती थीं। यह एक निर्विवाद तथ्य था। तुम दोनों के मिल जाने के बाद भी क्या तुम दोनों के पास सुपर भगवान का शरीर रहेगा? हान सेन ने जोड़े से पूछा। गु किनचेंग और एलिसियन मून ने सिर हिलाया। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन हान सेन जानता था कि यह पुष्टि कितनी डरावनी थी। एलिसियन मून ने हान सेन की ओर देखा और कहा, मुझे यकीन है कि अब आप स्थिति की गंभीरता को समझ रहे होंगे। अगर हम साथ नहीं आए तो हम मर जाएंगे। हमारा अनुमान है कि हम 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी एक साथ आने पर सहमत भी हो गए तो भी नतीजा अच्छा नहीं होगा। हो सकता है हम न मरें, लेकिन कई और लोग मर जाएंगे। हमने पहले भी हत्याएं की हैं, लेकिन हमें ऐसे निरर्थक जानलेवा जीवन का विचार ही घिनौना लगता है। हम हत्या पर आधारित जीवन नहीं चाहते। शायद ऐसा न हो सकता है जब तुम पूरी तरह से एकजुट हो जाओ तो मारने की तुम्हारी इच्छा गायब हो जाए। हान सेन ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। यह असंभव है, एलिसियन मून और गु किनचेंग ने एक साथ कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एलिसियन मून ने कहा, हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन हम उस जैसा बनना नहीं चाहते। इसलिए हम में से केवल एक को ही जीने की अनुमति दी जा सकती है। अगर हमारी लड़ाइयों से कोई विजेता नहीं निकलता तो हम आपको फैसला लेने देंगे। आपकी भागीदारी से हम में से एक का स्पष्ट विजेता बनना तय है। आपको तय करना है कि हम में से किसे जीना चाहिए। हान सेन अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा रहा। उसने एलिसियन मून से ऐसा कुछ कहने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वह गु किनचेन के ज्यादा करीब था। वह जानता था कि उसके अंदर का कोई हिस्सा यही चाहता था कि वह जिंदा रहे। लेकिन एलिसियन मून उसकी दुश्मन नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए। हान सेन ने गु किनचेन की तरफ देखा। गु किनचेन ने सिर हिलाया। दुखी होकर उसने कहा, तुम्हें यह फैसला मुझसे ही क्यों करवाना पड़ रहा है? क्योंकि सिर्फ तुम ही हमें मार सकते हो, भले ही हम वापस लड़ना चाहें। इसलिए यह फैसला सिर्फ तुम ही ले सकते हो, एलिसियन मून ने भावशून्य होकर कहा। उसने ऐसे कहा जैसे यह उसका कोई काम ही न हो, मानो वह किसी बेहद उबाऊ अखबार की हेडलाइन पढ़ रही हो। हान सेन को सिरदर्द होने लगा। वह यहाँ भी बहुत ताकतवर था। अभयारण्यों में वह किसी देवता जैसा था। हालांकि पता चला कि कुछ समस्याएं ऐसी भी थीं जिनका समाधान कोई देवता भी नहीं कर सकता था। ये तो नदी में गिर गई माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हान सेन कसमसाने से खुद को रोक नहीं पाया। वो सिर्फ ये तय नहीं कर रहा था कि किसे बचाना है, वो ये भी तय कर रहा था कि किसे मारना है। दोनों खूबसूरत औरतें जैद के फूलों जैसी लग रही थीं और हान सेन उनमें से किसी से भी मुंह नहीं मोड़ सकता था। वह उनका दुश्मन नहीं था, इसलिए वह आसानी से यह नहीं तय कर सकता था कि किसे मरना चाहिए। लेकिन जब उसने सोचा कि ये दोनों मिलकर किस तरह के घमंडी, पूर्णतावादी और खून के प्यासे प्राणी बन गए हैं, तो उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ करना ही होगा। सिर्फ ब्रह्मांड की दूसरी प्रजातियां ही उनके प्रकोप का शिकार नहीं होंगी, आखिरकार वे इंसानों पर भी टूट पड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हान सेन ने गु किनचेंग और फिर एलिसियन मून की ओर देखा। वे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते लग रहे थे, हालांकि उनकी उपस्थिति अलग अलग थी। गु किनचेंग रहस्यमय थी, लेकिन उसने खुद को सबसे दूर नहीं रखा। एलिसियन मून बर्फ की तरह ठंडी थी और उसे देखकर लोगों को ऐसा लगता था जैसे उन्हें बाहर कर दिया गया हो। हालांकि हान सेन दोनों में फर्क कर सकता था और वह कभी भी एक को दूसरे के लिए गलत नहीं समझता था। जब वे दोनों मिले और एक हो गए तो उनकी उपस्थिति बिल्कुल अलग थी। उन्होंने जो औरत बनाई थी वह किसी परी जैसी लग रही थी। वह एक ऐसी हस्ती थी जिसे दुनिया की किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह ठंडक देखकर सिहरन हो रही थी। आप हम में से किसे मारना चाहते हैं? एलिसियन मून ने पूछा जब हान सेन चुप रहा। मैं किसी को नहीं मार रहा। सच कहूं तो अगर मैं तुम्हें मारने के लिए राजी भी हो जाऊं तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं खुद ऐसा कर पाऊंगा।
हान सेन ने सिर हिलाया। तो फिर क्या आप हमें एक दूसरे से लड़ते हुए देखना पसंद करेंगे या बुढ़ापे में मरते हुए? एलिसियन मून ने भावशून्यता से पूछा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है इस झंझट से निकलने का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कम से कम कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, हान सेन ने हिचकिचाते हुए कहा। आप किस सड़क की बात कर रहे हैं? एलिसियन मून और गू किंगचेंग ने दिलचस्पी से ऊपर देखा। कुछ देर सोचने के बाद हान सेन ने कहा, उम्र बढ़ने की समस्या आपके जीन्स में मौजूद खामियों के कारण है। अगर आप इन खामियों को दूर कर सकते हैं तो आपको अपनी मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गु किंचेंग ने अपना सिर हिलाया। अगर चीजें इतनी आसान होती तो हम शुरू से ही लड़ नहीं रहे होते। मेरे जीन एलिसियन मून के स्पिरिट स्टोन में शामिल हैं, और एलिसियन मून के जीन में मेरे द्वारा बनाई गई तलवार परी है। हम दोनों में एक दूसरे का अंश है और इसी वजह से हमारे अपने अंश गायब हैं। हम अपनी अंतर्निहित समस्याओं को ठीक करने के लिए दूसरे जीवों के जीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे पता है। हान सेन ने सिर हिलाया, आह भरी और कहा, मेरा तरीका यह नहीं है कि तुम किसी दूसरे जीव के जीन के साथ मिल जाओ। मेरा तरीका तुम्हारे जीन को वैसे ही ठीक कर सकता है जैसे वे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हम अपने जीन्स ठीक कर पाते तो हम इस स्थिति में नहीं फंसते, एलिसियन मून ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा। तुम दोनों में अपना एक हिस्सा गायब है, और जो हिस्सा गायब है वो वही है जो तुमने एक दूसरे को दिया था। इसका मतलब है कि तुम पूरे नहीं हो, लेकिन तुम दोनों में अभी भी एक दूसरे के कुछ कमजोर हिस्से मौजूद हैं। तुम्हें बस इन कमियों को पूरा करना है। मैं तुम दोनों की जीन क्षमताओं को सक्रिय करने की कोशिश कर सकता हूं, जिससे तुम्हारे अधूरे जीन खुद को ठीक कर पाएंगे। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा, लेकिन कम से कम हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। हान सेन जिस तरीके का प्रस्ताव दे रहे थे उसके लिए रक्तनाली सूत्र के क्षेत्र की शक्ति की जरूरत होगी। वह उनके जीन को विकसित करने के लिए उनके सेल्फ कॉगविल को जोर से धकेलेगा। रक्तनाली सूत्र की क्षेत्र शक्ति एक धक्का से ज्यादा कुछ नहीं थी। ये कारगर होगा या नहीं, यह उन जीनों में छिपी संभावनाओं पर निर्भर करेगा जिन्हें ठीक करने की जरूरत थी। इसलिए हान सेन ये वादा नहीं कर सकता था कि वह सफल होगा। हालांकि यह उनके लिए एक मौका था। इससे पहले कि वे और भी घिनौने उपाय अपनाएं, उन्हें इसे आजमाना ही था। अगर यह काम कर गया तो वे दोनों जीवित रह सकेंगे। आप हमारे जीन की खामियों को ठीक कर सकते हैं। गु किंचेंग और एलिसियन मून की खूबसूरत आंखें हान सेन को घूर रही थीं। हान सेन ने कहा, मैं आपको यह वादा नहीं कर सकता कि यह काम करेगा, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो फिर कोशिश करो, एलिसियन मून ने तुरंत कहा। हम पहले तुम पर इसका परीक्षण करेंगे। इधर आओ, हान सेन ने एलिसियन मून की ओर देखते हुए कहा। क्या इस प्रक्रिया में कोई जोखिम है? गु किंगचेंग ने पूछा। इसमें कोई जोखिम नहीं है। हालांकि इस बात की संभावना है कि यह सफल न हो, लेकिन असफलता से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हान सेन ने कहा। एलिसियन मून हान सेन के पास गई। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी जब उसने कहा, बहुत समय पहले तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, है ना? अच्छा है कि मैं खतरे में हूं, है ना? अगर मैं मर गई तो तुम आजाद हो सकते हो। एलिसियन मून ये बात गु किंगचेंग से कह रही थी, हान सेन से नहीं। गु किंगचेंग ने अपने होंठ हिलाए लेकिन कोई शब्द नहीं बोला। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छी चीजें ही हो सकती हैं, वरना मैं ये कोशिश ही नहीं करता। हान सेन समझ गया कि दोनों औरतें क्या चाहती हैं। वह एलिसियन मून की तरफ मुस्कुराया। बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। जब मैं आत्मा थी तब भी मुझे मौत का डर नहीं था, एलिसियन मून ने हान सेन से आंखें मिलाते हुए कहा। हान सेन मुस्कुराया, अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां एलिसियन मून के माथे पर दबा दी। फिर उसने रक्तनाली सूत्र का जाप शुरू किया। उसने अपने सेल्फ कॉगविल को एलिसियन मून के सेल्फ कॉगविल से जोड़ दिया। फिर उसने उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। मेरी शक्ति का विरोध करने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो और इसके साथ चलो। हान सेन के हाथों पर एक रक्तमय देव प्रकाश उत्पन्न हुआ और वह प्रकाश एलिसियन मून के शरीर में समा गया और उसमें मिल गया। जब रक्त प्रकाश उसमें प्रवेश कर गया तो एलिसियन मून की स्व जीन शक्ति सक्रिय हो गई। धूल भरा स्व कोगविल थोड़ा घूमने लगा। एलिसियन मून का सेल्फ कोगविल नीला था। उस पर पुराने जमाने के प्रतीक खुदे हुए थे। हान सेन को उनका मतलब तो नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि यही एलिसियन मून की शक्ति का स्रोत था। जब एलिसियन मून का सेल्फ कॉगविल तेजी से घूमने लगा तो पुराने जमाने के प्रतीक चमक उठे। वे सूरज की तरह थे। सेल्फ कॉगविल घूमते ही रोशनी धुंधली हो गई।
कोगावील से नीली रोशनी निकल रही थी, जिससे एलिसियन मून के शरीर और कोशिकाएं एक अजीब नीले रंग में रंग रही थी। वह महिला नीले क्रिस्टल की मूर्ति जैसी लग रही थी। रंग कुछ कुछ भूतिया सा था और एलिसियन मून अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वो किसी प्रेत या किसी चुड़ैल की क्रिस्टल मूर्ति जैसी लग रही थी। और कुछ ही देर में क्रिस्टल पिघलने लगा। नहीं, पिघलने की बजाय ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल की मूर्ति से मैल परत दर परत धुल रहा हो, मानो कोई फूल अपनी मुरझाई हुई पंखुड़ियां गिरा रहा हो। गु किनचेंग ने एलिसियन मून और हान सेन को देखा। उसका चेहरा हमेशा भावशून्य रहता था, लेकिन अभी वह घबराई हुई लग रही थी। क्रिस्टलीय एलिसियन मून की नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी। नीली रोशनी धूल में घुल गई और जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, एलिसियन मून का शरीर बदलने लगा। वह पहले जैसी नहीं रही। हान सेन बहुत खुश था। एलिसियन मून के जीन बदलने लगे थे। इसका मतलब था कि उसका रक्तनाली सूत्र काम कर रहा था। भले ही वह उन्हें पूरी तरह ठीक न कर पाए, फिर भी ये प्रक्रिया एलिसियन मून के शरीर के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी। लेकिन एलिसियन मून लैंडो जैसी नहीं थी, जो आधी अधूरी देवी थी। उसे ऊपर उठाने के बजाय हान सेन की शक्ति ने बस उसके जीन्स में सुधार किया। उसकी प्रतिभा और शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। भिन भिनाओ। एलिसियन मून के शरीर से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई तलवार निकाली जा रही हो। उसके अंदर से एक डरावनी तलवार जैसी चेतना फूट पड़ी और उसके चारों ओर भूतिया हवा घूमने लगी। अजीब नीली रोशनी और भी फीकी पड़ गई। एलिसियन मून का वर्णन करना मुश्किल था, क्योंकि अब वह नर्क की किसी भूतनी सी लग रही थी। अभी चांदनी में एलिसियन मून किसी ठंडी परी जैसी लग रही थी। वह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी दूर नहीं कि लोग डर जाएं। जब एलिसियन मून का सेल्फ कॉगवील बदला तो उसके शरीर के जीन्स में भी ज्यादा बदलाव आया। उसकी स्वॉर्ड माइंड और भी मजबूत होती गई और धीरे धीरे उस शक्ति के करीब पहुंचती गई जिसे उसने और गु किनचेंग ने मिलकर बनाया था। भिन भिनाओ। एक नीला छाता खुला। वह एलिसियन मून के सिर के ऊपर अपने आप खुल गया। छाते का स्वॉर्ड माइंड भारी हो गया। स्वॉर्ड माइंड एलिसियन मून के पूरे शरीर में फैल रहा था, उसे और भी ज्यादा बदलने के लिए प्रेरित कर रहा था। गु किनचेंग जितनी खुश थी उतनी ही हैरान भी थी। भले ही उसके पास डोंगशुआन क्षेत्र की शक्ति न थी जो उसे ठीक ठीक दिखा सके कि क्या हो रहा है, फिर भी वह बता सकती थी कि एलिसियन मून का शरीर और भी मजबूत होता जा रहा था। वह और भी ज्यादा परिपूर्ण होता जा रहा था। ये खास तौर पर तलवार दिमाग के लिए सच था। ये वही तलवार परी वाली तस्वीर थी जिसका उसने अभ्यास किया था, लेकिन अलग। एलिसियन मून अब बिल्कुल वैसी ही तलवार परी थी जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। बस तलवार की जगह उसने एक कागजी छतरी पकड़ी हुई थी। छाता एक तलवार जैसा था। छाते की पसलियां अलग अलग ब्लेड जैसी थीं और उन सब ने मिलकर एक अद्भुत छाता तलवार बनाई। जैसे जैसे छाता तलवार बदलती गई, एलिसियन मून का शरीर भी बदलता गया। तलवार मन लगभग मूर्त हो गया। छाता तलवार ने एक तलवार सूर्य उत्पन्न किया और एलिसियन मून को अपने अंदर लपेट लिया। जब नीली तलवार वाला सूरज आखिरकार मंद हुआ तो हान सेन और गु किनचेंग ने एक ठंडी नीली परी देखी। वह एक नीली छतरी पकड़े हुए स्थिर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब खाना खाने की जरूरत नहीं है और वह चंद्र महल की किसी देवी जैसी लग रही थी। हान सेन हैरान रह गया। अब वह एलिसियन मून के स्वॉर्ड माइंड को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बात कि वह उसे उसकी नज़र से छिपा सकती थी, उसे और भी डरावना बना रही थी। अब जब उसने एलिसियन मून को देखा तो हान सेन को लगा कि वह गु किनचेंग के साथ मिलकर बनी आकृति से कमजोर नहीं थी। एक सुपर किंग बॉडी होने के अलावा उसकी शक्ति भी उतनी ही प्रबल होनी चाहिए थी जितनी कि संयुक्त होने पर होती। लेकिन उसकी प्रकृति भी उस शक्ति से अलग थी जो संयोजन में थी। रक्तनाली सूत्र एक बहुत ही शक्तिशाली जीनोकला है। मैं इसे खुद पर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? हान सेन को ये बात बहुत परेशान करने लगी। जिस जीनोकला का वह अभ्यास करता था उससे उसके बच्चों में जीन्स पहुंच सकते थे और दूसरों के विकास में मदद मिल सकती थी। उसे खुद इससे बहुत कम लाभ हुआ और वह इसका इस्तेमाल तेजी से आगे बढ़ने के लिए नहीं कर सका। सच तो यह है कि हान सेन ने जीनो आर्ट की अवधारणा को गलत समझा था। हर बार जब वह रक्तनाली सूत्र का अभ्यास करता था तो ये धीरे धीरे उसके जीन्स में बदलाव ला रहा था। रक्तनाली सूत्र ने उसके जीन्स को बेहतर ढंग से विकसित करने में मदद की, लेकिन ये धीरे धीरे काम करता था। जब हान सेन ने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों पर किया तो परिणाम और भी तेजी से और आसानी से दिखाई देने लगे। यह इतना कमजोर लग रहा था क्योंकि इससे हान सेन को कोई सीधा फायदा नहीं होता था, और इसलिए रक्तनाली सूत्र इतना डरावना था।
रक्तनाली सूत्र से उत्पन्न परिणाम जीनों कला से कहीं आगे तक पहुंचे। रक्तनाली सूत्र का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के रक्तवंश की सीमाओं को तोड़ना था। इसलिए जीनों कला किसी विशेष कौशल या तकनीक तक सीमित नहीं थी, बल्कि रक्तनाली सूत्र में व्यक्ति के अभ्यास को अनंत रूप से विस्तारित करने की क्षमता थी। ज्यादातर आम लोग अपने जीवन काल में कभी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। वे जिंदा रहने की जरूरतों के लिए काम करते हैं और वे पहले से तय सीमाओं के अंदर ही रहते हैं। ज्यादातर लोग आत्मसंतुष्ट होते हैं, इसलिए वे उन सीमाओं को पार करने या कांच की छत को तोड़ने के लिए कभी भी अपना पूरा प्रयास नहीं करते। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे काम कर जाते थे जिन्हें दूसरे लोग अविश्वसनीय मानते थे। हालांकि उनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती थी। लोग क्या कर सकते थे यह अज्ञात था, क्योंकि भविष्य ही अज्ञात था। रक्तनाली सूत्र ने लोगों के जीवन भर उन्नति के मार्ग खोजे और भविष्य की अज्ञातताओं को जानने का प्रयास किया। यही कारण है कि इसने अपने अभ्यास करने वालों को कभी सीमित नहीं किया। और मनुष्यों के विपरीत, जो अक्सर असफलता से हतोत्साहित हो जाते हैं, रक्तनाली सूत्र ने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा। ये हमेशा मदद के लिए पृष्ठभूमि में मौजूद रहा। इसे और आधुनिक तरीके से समझाने का एक तरीका ये होगा कि हानसेन के रक्तनाली सूत्र के अभ्यास ने उन्हें तकनीक की सर्वोच्च उपलब्धि पर पहुंचा दिया। जिन लोगों पर उन्होंने रक्तनाली सूत्र का प्रयोग किया, उन्हें तकनीक की सर्वोत्तम उपलब्धियां प्राप्त हुई। हालांकि उस व्यक्ति को केवल वही सर्वोत्तम प्राप्त हुआ जिसकी खोज हानसेन ने की थी। वह ऐसी तकनीकें नहीं दे सकते थे जिनकी खोज उन्होंने स्वयं नहीं की थी। क्या ये काम कर गया? हानसेन ने एलिसियन मून की ओर देखा, जिसने कपड़े बदलना समाप्त कर दिया था। एलिसियन मून ने सिर हिलाया। मेरा शरीर मजबूत हो गया है, लेकिन मैं अब भी उसके साथ जुड़ाव महसूस कर सकती हूँ। उसके साथ जुड़ने की जरूरत अब भी है। हानसेन ने गु किनचेन की तरफ देखा। गु किनचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, वो एहसास अब भी है। हानसेन ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जीन्स की मरम्मत अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए यह एहसास अभी भी बना हुआ है। शायद आपको अपने जीन्स की मरम्मत पूरी होने तक इंतजार करना होगा और फिर यह एहसास खत्म हो जाएगा। गु किनचेन उलझन में थी, लेकिन उसने हानसेन की शक्ति का विरोध नहीं किया। एलिसियन मून की तरह वह हानसेन के सामने चली गई और उसके रक्तनाली सूत्र की शक्ति को स्वीकार कर लिया। उसका सेल्फ कॉगविल एलिसियन मून से अलग था। गु किनचेन का सेल्फ कॉगविल हरा था। उसके भी कुछ प्रतीक थे जो कॉगविल पर चमकने लगे थे। हालांकि हानसेन उन्हें सीधे तौर पर समझ नहीं पाया, लेकिन उसे यह गहरा एहसास हुआ कि उन प्रतीकों का मतलब तलवार है। गु किनचेन की विकास प्रक्रिया एलिसियन मून जैसी ही थी। उसका शरीर लगातार बदलता रहा और मजबूत होता गया। उसकी तलवार बुद्धि भी और शक्तिशाली होती गई। जब पुरानी कांसे की तलवार प्रकट हुई, तो एक मजबूत तलवार बुद्धि ने उसे अपने घेरे में ले लिया। उसके अंदर वह बदलती रही, लेकिन उसके साथ हो रहे बदलाव एलिसियन मून के अनुभवों से अलग थे। गु किनचेन पहले से ही एक बहुत ही पवित्र महिला थी, और जब उसका शरीर बदला तो उसका अस्तित्व भी बदल गया। वह पवित्र उपस्थिति अब भी थी, लेकिन अब उसे महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया था। वह बहुत रहस्यमय थी। अगर गु किनचेन पहले परी हुआ करती थी, तो इस समय वह कोहरे में लिपटी एक देवी बन रही थी। उसकी उपस्थिति आधी पारदर्शी थी। इससे लोग उसका असली चेहरा देखना चाहते थे और उसके पीछे छिपे मुखौटे को उतारना चाहते थे। वह इतनी सुंदर थी, फिर भी वह इतनी धुंधली थी। वह सुंदर और रहस्यमय थी। हानसेन भी उसे घूरते हुए मन ही मन सोच रहा था, कितनी सुंदर और खतरनाक औरत है। अगर यह प्राचीन काल में होती तो वह दाजी से भी बदतर देश को तबाह कर देती। नहीं, ये जीनो ब्रह्मांड का युग है। अगर ब्रह्मांड के डरावने अभिजात वर्ग ने उसे इस तरह देखा, तो इससे किसी देश का विनाश नहीं होगा। इससे युद्ध छिड़ सकता है। ये किसी एक व्यवस्था के जीवन से कहीं ज्यादा तबाह कर सकता है। हानसेन चौंक गया। उसने उसे कुछ मिनट और देखा, फिर मुंह फेर लिया। तुम्हें कैसा लग रहा है? हानसेन ने अपना सिर नीचे किया और भौहें चढ़ाईं। गु किनचेन ने आह भरते हुए कहा, मुझे डर है कि तुमने हालात और बिगाड़ दिए हैं। मेरा शरीर बहुत विकसित हो गया है, और एलिसियन मून का भी। अगर हम दोनों अब मिल जाएं, तो जो नुकसान होगा वह 1000 गुना ज्यादा भयानक होगा। ये सुनकर हानसेन का चेहरा बदल गया। साफ था कि उनका रिश्ता अब भी कायम था, लेकिन हानसेन अभी हार मानने को तैयार नहीं था। भले ही तुम्हारा कनेक्शन अब भी बना रहे, अगर तुम लोग बुरे होना बंद कर दोगे तो तुम्हें एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए सब ठीक है। मुझे नहीं पता
हमें कुछ समय तक ऐसी प्रणाली का परीक्षण करना होगा और देखना होगा कि क्या हम बूढ़े हो जाते हैं, एलिसियन मून ने कहा। चलो बस एक बार कोशिश करते हैं। अगर ये तरीका काम नहीं आया तो हमें फिर से दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा, हान सेन ने कहा और मन ही मन प्रार्थना की कि वे और बूढ़े न हों। अगर ये तरीका भी नाकाम रहा तो उसके पास और कुछ नहीं था। 2 दिन बाद गु किनचेंग और एलिसियन मून हान सेन को ये बताते हुए खुश हुए कि उनकी उम्र अब और नहीं बढ़ी है। हालांकि उनका रिश्ता अब भी कायम था, लेकिन अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अब उन्हें एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। हान सेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। यह उससे बेहतर परिणाम था जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। अगर जीन्स पूरे करने के बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ होता तो उसके पास इसे ठीक करने के और कोई उपाय नहीं थे। इस बीच उसने अपनी सारी ऊर्जा बिग डिस्ट्रॉइड का अभ्यास करने में लगा दी। बिग डिस्ट्रॉइड का सुरक्षित अभ्यास करने की कोशिश में वह बिग डिस्ट्रॉइड को पूरी तरह से डालने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं लगा पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसने और अभ्यास किया, वह बिग डिस्ट्रॉइड का प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम हो गया। लेकिन उसने जो बिग डिस्ट्रॉइड प्रकाश बनाया, वह किसी ड्यूक को उसकी वर्तमान अवस्था में मारने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब था कि इसका इस्तेमाल किन श्रेणी के ज़ेनोजेनिक जीन्स को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता था। तरक्की तो तरक्की ही थी और अब तक की उसकी तरक्की से हान सेन खुश था। अगर वह बिग डिस्ट्रॉइड की गॉडलाइट को सफलतापूर्वक सक्रिय कर पाता तो इसका मतलब था कि इस तकनीक से शक्ति और नियंत्रण हासिल करना बस समय की बात थी। हान सेन बिग डिस्ट्रॉइड का अभ्यास करता रहा। जैसे जैसे उसे बिग डिस्ट्रॉइड की गॉडलाइट की कार्यप्रणाली की आदत होती गई, वह उससे और भी ज्यादा शक्तिशाली होता गया। हान सेन ने अभ्यास के लिए किन श्रेणी के जेनोजेनिक जीन का इस्तेमाल किया। 1 महीने बाद उनकी बिग डिस्ट्रॉइड गॉडलाइट किन श्रेणी के जेनोजेनिक जीन को पचा पाए। इसने उन्हें धूल के एक ढेर में बदल दिया जो बारूद के एक कण से भी छोटा था। उसने कंज्यूम का इस्तेमाल करके किन क्लास के जेनोजेनिक जीन खाए जिन्हें उसने बिग डिस्ट्रॉइड से पीसकर इकट्ठा किया था। जब उसने इस प्रक्रिया का परीक्षण किया तो हान सेन ने देखा कि उसकी पाचन गति बढ़ गई थी। 1 दिन के अंदर वह 1 दर्जन किन क्लास जेनोजेनिक जीन जिन्हें पीसकर पाउडर बना दिया गया था अवशोषित कर पाया और उसे 1 दर्जन किन जीन मिले। हा, बिग डिस्ट्रॉइड अलग है। अभी मैं इस तकनीक में पारंगत नहीं हुआ हूं, लेकिन अगर मैं अभ्यास करूं और बिग डिस्ट्रॉइड को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकूं, तो मुझे लगता है कि मैं किन क्लास जेनोजेनिक जीन को अविश्वसनीय रूप से तेजी से अवशोषित कर लूंगा। मैं शायद एक ही दिन में 100 किन क्लास जीन भी खा सकूं। हान सेन बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसके डोंगशुआन सूत्र का क्षेत्र एक और स्तर तक पहुंच गया। एलिसियन मून और गु किनचेन जेनोजेनिक्स का शिकार करने के लिए कोर एरिया में जाना चाहते थे। जब उन्होंने हान सेन को बताया कि वे कहाँ हैं, तो उसे पता चला कि वे उसके जेडस्किन स्पॉन पॉइंट के पास थे। उसने उन्हें वहीं इंतजार करने को कहा और खुद कोर एरिया में दाखिल हुआ। उसे गु किनचेंग और एलिसियन मून मिल गए और मुलाकात के बाद वे कोर जेनोजेनिक्स का शिकार करने निकल पड़े। ज्यादातर लोग कभी भविष्य की चिंता नहीं करते, उन्हें सिर्फ वर्तमान की चिंता होती है। हान सेन के पास किन क्लास के बहुत सारे जेनोजेनिक जीन थे, लेकिन उसके बिग डिस्ट्रॉइड और कंज्यूम लगातार मजबूत होते जा रहे थे। अगर वह रोजाना 100 जीन तोड़ सकता था तो 1000 किन क्लास के जेनोजेनिक जीन खाने में उसे सिर्फ 1.5 हफ्ते लगेंगे। गु किनचेंग और एलिसियन मून प्रथम श्रेणी के राजा थे, लेकिन उनकी शक्तियां एक औसत प्रथम श्रेणी के राजा की क्षमता से कहीं ज्यादा थीं। वे लगभग वैसे ही थे जैसे हान सेन अपने प्रथम श्रेणी में थे। उनके कौशल और क्षेत्रीय शक्तियां बहुत अच्छी थीं, इसलिए राजा वर्ग के जेनोजेनिक्स को मारना उनके लिए आसान काम नहीं था। लेकिन उनकी पाचन गति हान सेन के कंज्यूम से कहीं धीमी थी। अगर हान सेन उनके जेनोजेनिक जीन्स को तोड़ने के लिए बिग डिस्ट्रॉइड का इस्तेमाल भी करते, तो भी वे रोजाना सिर्फ एक ही पचा पाते। हान सेन को जल्दी नहीं थी, लेकिन ली कीर को थी। वह पूरे 1 महीने से वहां थी, डॉलर के लौटने का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसकी परछाई तक नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी वापस आने की योजना ही नहीं बनाई थी। ली कीर के दांत खुजलाने लगे। वो कमीना। ली कीर अपने जहाज के आगे बैठी दांत पीसती हुई आसमान की तरफ देख रही थी। अगर वो आ गया तो शायद उसे थप्पड़ मारने की इच्छा को दबाना पड़ेगा। छोटी बहन, ये बहुत बुरा है। महामहिम को भावशून्य होना चाहिए, लेकिन तुम अभी बहुत भावुक हो। ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। उसके जहाज पर एक बहुत ही सुंदर महिला प्रकट हुई। वह ली कीर के पीछे खड़ी होकर उसे देखने लगी। तीसरी बहन, आप यहाँ क्यों हैं? ली कीर ने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक हरे कपड़े पहने महिला खड़ी थी।
वह महिला सुंदर तो थी, लेकिन भावशून्य थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा था। सुना है तुमने अपना निशाना चुन लिया है। जरा देखो तुम्हारा रेशम का कीड़ा कैसा है, औरत ने ठंडे स्वर में कहा। अच्छा या बुरा, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। ली कीर ने अपने होंठ उठाए। ली कीर का चेहरा देखकर उस महिला ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत ज्यादा भावनाएं दिखा रहे हो। अति उच्च प्रतिभाओं का तुम्हारा अभ्यास ठीक नहीं है। मुझे चिंता है कि कहीं तुम फेल न हो जाओ, या किसी ऐसे घटिया रेशम के कीड़े को चुन लो जो परम उच्च की सेवा में कुछ भी नहीं कर सकता। ली कीर ने जोर देकर कहा, अच्छा या बुरा, यह आपका कोई काम नहीं है। तीसरी बहन नाराज नहीं हुई। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने ली कीर की बात सुनी ही न हो, और भावशून्य होकर बोली, तुम मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी तीसरी बहन हूं। मैं तुम्हें इस निरंतर असफलता के रास्ते पर नहीं चलने दे सकती। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, तीसरी बहन बोली, ठीक है। अब बताओ, तुमने जिस व्यक्ति को चुना है, वह कहाँ है? मैं देखती हूं कि क्या वह परम प्रधान की सेवा करने के योग्य है। ली कीर ने कहा, वह अभी यहाँ नहीं है। उसे क्यों नहीं बुलाते? तीसरी बहन ने कहा, मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसे अपना कह रहा हूँ। मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम इतने होशियार हो तो जाकर उसे मेरे लिए क्यों नहीं ढूंढ लेते? ली कीर ने गुर्राते हुए कहा, तुम बहुत धीमे हो। तुमने अभी तक उसे अपना नहीं बनाया। तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? तीसरी बहन ने भौहें चढ़ाईं। वह ली कीर की प्रगति से खुश नहीं थी। ली कीर शर्मा गई। उसने हान सेन को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। उसने उसे बताया नहीं था कि वह कौन है, इसलिए वह उस पर दावा नहीं कर सकती थी। तीसरी बहन ने ली कीर के चेहरे की ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में कुछ घूम रहा था, मानो कोई घूमती हुई आकाशगंगा उनके साथ बसी हो। बताओ, तुम्हारा लक्ष्य कौन है? तीसरी बहन की आंखें बहुत जादुई लग रही थीं। अगर तुम इतने होशियार हो तो तुम अनुमान क्यों नहीं लगाते कि वह कौन है? ली कीर ने उदास होकर कहा। तीसरी बहन फिर से नाराज नहीं हुई। उसने बस हाथ बढ़ाकर ली कीर का एक बाल पकड़ लिया। फिर उसने अपनी चमकती आंखों से उस बाल की लट को घूरा। उसकी घूमती हुई आकाशगंगा जैसी आंखों ने ली कीर की छवि को उजागर कर दिया। छवि ऐसे नाच रही थी मानो वह महिला समय को पीछे घुमा रही हो और उसे बता रही हो कि ली कीर क्या कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ भी किया था, वह सब उस महिला की आंखों के सामने घूम गया। समय तेजी से उस समय पर वापस चला गया जब उसने हान सेन से अलग होने का फैसला किया था। वह तुम्हारा निशाना है ना? डॉलर, मैंने उसका नाम सुना है। सही कहा, वह जेनो बीइंग स्क्रॉल में प्रथम आया था। उसने लोन बैम्बू को हराया था, थर्ड सिस्टर ने तटस्थ स्वर में कहा। फिर उसने देखना बंद कर दिया। उसकी आंखें सामान्य हो गईं, और बालों का वह गुच्छा उसके हाथ में धूल में बदल गया। तीसरी बहन, आप मेरी अनुमति के बिना मेरा अतीत कैसे पढ़ सकती हैं? ली कीर नाराज लग रही थी। इस तरह का व्यवहार अति उच्च पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी बहन ने ली कीर के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखों के तारे अभी भी चमक रहे थे जब उसने खुद से कहा, चलो मैं तुम्हें ये देखने में मदद करती हूँ कि यह डॉलर क्या कर रहा है। मैं देखती हूँ कि क्या ये तुम्हारा रेशम का कीड़ा बन सकता है। उसकी आंखें घूम गईं और उनमें रोशनी चमक उठी। हान सेन जैसी दिखने वाली एक परछाई प्रकट हुई। हान सेन गु किनचेंग और एलिसियन मून के साथ जेनोजेनिक्स की खोज में निकला था। अचानक उसे अपने आत्मा सागर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। हान सेन इससे हैरान था, इसलिए उसने अपने अंदर झांका। वहां उसने काले क्रिस्टल कवच को हल्का सा हिलते हुए देखा। एक पल के लिए उसके शरीर के चारों ओर एक भंवर सा दिखाई दिया। हालांकि ये भंवर बस एक सेकंड तक ही रहा। फिर काला क्रिस्टल कवच अपनी सामान्य गतिहीन अवस्था में लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। क्या बकवास है? हान सेन ने चारों ओर नजर घुमाते हुए सोचा। उसे कुछ भी खतरनाक नहीं दिखा। दूर कोर क्षेत्र के अंदर एक खास तंत्र में थर्ड सिस्टर की आंखें जादुई लग रही थीं। एक आदमी की परछाई दिखाई दी और धीरे धीरे साफ होने लगी। छवि उसका चेहरा दिखाने ही वाली थी। आह! अचानक तीसरी बहन चीखी और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तीसरी बहन, क्या हुआ? ली कीर चौंक गई। तीसरी बहन की उंगलियों के बीच से खून रिस रहा था। किसी ने मेरी दृष्टा विद्या तोड़ दी। ये डॉलर कौन है? तीसरी बहन ने अपने हाथ नीचे कर लिए। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर खून के आंसू बह रहे थे। ली कीर ये देखकर स्तब्ध रह गई। तीसरी बहन की अति उच्च इंद्रिय उसकी अपनी इंद्रिय से कहीं ज्यादा प्रबल थी।
शक्तिशाली अति उच्च इंद्रिय ने अभी अभी उसकी दृष्टा विद्या का प्रयोग किया था और उसकी आंखें घायल हो गई थीं। यकीन करना मुश्किल था। डॉलर तो डॉलर है। उसने कहा कि वो इंसान है। ली कीर को एहसास हुआ कि वो असल में डॉलर के बारे में कुछ नहीं जानती। इंसान क्या होता है? ये डॉलर कोई साधारण इंसान नहीं है। इसने मेरी टोह लेने की कला तोड़ दी। जरूर कोई देवता उसकी रक्षा कर रहा होगा। जिसका नाम भी नहीं, उसे देवता कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? तीसरी बहन ने दांत पीसते हुए कहा। पता नहीं। ली कीर का चेहरा बार बार बदल रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि डॉलर का बैकग्राउंड इतना रहस्यमय होगा। दोनों ने कुछ देर तक यह अंदाजा लगाने की कोशिश की कि डॉलर कहां से आया है। हालांकि तीसरी बहन ने उसे फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन दोनों में से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा पाया कि वह असल में कौन था। मैं देखना चाहती हूं कि वह कौन है। तीसरी बहन ने भावशून्य होकर अपने हाथ नीचे कर लिए। उसकी आंखें थोड़ी ठीक हो गई थीं। उनमें से खून तो नहीं निकला था, लेकिन वे अभी भी घायल लग रही थीं। उसने ली कीर के साथ डॉलर के आने का इंतजार करने की योजना बनाई ताकि वह पता लगा सके कि वह कौन है। हान सेन को ली कीर और थर्ड सिस्टर की स्थिति का अंदाजा नहीं था। वह गु किनचेंग और एलिसियन मून के साथ मिलकर जेनोजेनिक्स को मारने में व्यस्त था। साथ ही वह युद्ध में अपनी टेलीपोर्टेशन प्रतिभाओं और बिग डिस्ट्रॉइड का इस्तेमाल करने का अभ्यास करता रहा। हालांकि वह दोनों कौशलों से और भी परिचित हो रहा था, उसे असली लड़ाइयों में उनके व्यावहारिक उपयोग को परखने की जरूरत थी। जब वे तीनों एक धातु के भेड़िए से लड़ रहे थे, तभी उनके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। जब उस व्यक्ति की नजर हान सेन पर पड़ी तो वे उसे तुरंत पहचान गए। हान सेन, तुम मरे नहीं हो। जब हान सेन को एहसास हुआ कि वहां कोई और भी है, तो उसने अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल्स इस्तेमाल करना बंद कर दिया और बिग डिस्ट्रॉइड हो गया। मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो एक्सट्रीम किंग की राजकुमारी बाई वेई थी। बाई वेई ने हान सेन की ओर उलझन भरे भाव से देखा। उसने सोचा कि हान सेन को बाई यी ने मार डाला है। वह हमेशा हान सेन और खुद की मदद करना चाहती थी। वह बाओ एयर को भी बचाना चाहती थी। उसे क्या पता था कि हान सेन को बाई यी ने नहीं, बल्कि हान सेन ने ही मारा था। और फिर बाई वेई ने हान सेन की करतूतों के बारे में सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नकली राजकुमार ने एक चरम राजा की अल्फा मूर्ति पर कब्जा कर लिया और उसके लोगों के साथ इतने भयानक काम किए। उसके बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि वह एक्सट्रीम किंग के प्रकोप से बिना किसी नुकसान के बच निकला। और जब एक्सट्रीम किंग उसका पीछा कर रहे थे, तब वह त्यानेक्सिया सिस्टम से होकर गुजरा। उसने ब्रह्मांड में इतने चौंकाने वाले काम किए थे कि उन्हें समझना मुश्किल था। उसने बाई वुचान को भी पकड़कर बंधक बना लिया था। आखिरकार एक्सट्रीम किंग उसका कुछ नहीं कर सका और सबसे बढ़कर वे उसका पता ही नहीं लगा पाए। हाल के दिनों में हान सेन ने जो कुछ हासिल किया था, उसके बारे में सोचते हुए बाई वेई को लगा जैसे उसके अपने अनुभव कुछ भी नहीं थे। चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, कम से कम वह चरम राजा के बीच एक सच्ची शाही थी। उसके पास हमेशा संसाधन रहेंगे और कोई भी उसकी जान लेने की हिम्मत नहीं करेगा। हान सेन तो बस एक बाहरी व्यक्ति था, फिर भी वह चरम राजा के ऐतिहासिक इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र बन गया था। वह सचमुच एक शाही महिला थी, फिर भी हान सेन की तुलना में ऐसा लगता था जैसे वह आसमान में था और वह जमीन पर अटकी हुई थी। उसका मानना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह सब कुछ न कर सके जो वह कर सकता था। जब से वे आखिरी बार मिले थे, तब से बाई वेई बहुत बदल गई थी। ये बदलाव इसलिए हुए थे क्योंकि उसने इन सवालों पर गहराई से विचार किया था। ये सब हान सेन की वजह से था। इसलिए जब हान सेन का फिर से सामना करने की बात आई, तो बाई वेई की भावनाएं बहुत जटिल थीं। अब उसे वहां देखकर बाई वेई का हमला करने का कोई इरादा नहीं था। बधाई हो, अब आप किंग क्लास में पहुंच गए हैं। हान सेन ने बाई वेई के सामने झुककर प्रणाम किया। बाई वेई ने हान सेन की ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बस जाओ और मुझे फिर कभी अपने से मिलने मत देना। लेकिन हान सेन फिर भी बोला, आपने मेरा और मेरी बेटी का कितना ख्याल रखा, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो किसी से कहिए कि आप मुझे संदेश पहुंचा दें। मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा और आपको निराश न करने की पूरी कोशिश करूंगा। हान सेन अब भी बाई वेई को बहुत पसंद करता था। आखिरकार उसने बाओ एयर को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसे हमेशा लगता था जैसे उस पर उसका कुछ कर्ज है। जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम दोस्त नहीं, दुश्मन होंगे, बाई वेई ने कहा। फिर वह मुड़ी और हान सेन से विपरीत दिशा में उड़ गई। तो फिर उम्मीद करते हैं कि हम फिर कभी न मिलें।
हान सेन, गु किनचेंग और एलिसियन मून भी उड़ गए। वे तीनों अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे कि अचानक एलिसियन मून रुक गया। वह तैरने लगी और एक ग्रह की ओर इशारा करने लगी। आगे कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? हान सेन को ग्रह से कोई असामान्य आवाज आती हुई महसूस नहीं हुई। उसका डोंगशुआन क्षेत्र अभी भी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रहा था। एलिसियन मून ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उस ग्रह पर एक बेहद खतरनाक जीव मौजूद है। क्या ये कोई जेनोजेनिक या किसी अन्य प्रकार का प्राणी है? हान सेन ने पूछा। यह एक जेनोजेनिक होना चाहिए, एलिसियन मून ने धीरे से कहा। हान सेन की आंखें चमक उठीं। जेनोजेनिक बहुत बढ़िया है। तुम लोग रुको, मैं जाकर देखता हूं। हान सेन हमले के लिए तैयार ही था कि अचानक कुछ लोग उड़ते हुए ऊपर आ गए। वे साफ तौर पर हान सेन की तरफ आ रहे थे। राक्षस। बैंगनी सींग वाले लोगों को आते देख हान सेन की भौहें तन गईं। मैं जी यांग शेंग हूँ। मैं लंबे समय से आपका प्रशंसक रहा हूँ और आखिरकार मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिला है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अर्धदेवीभूत दानव ने हान सेन को प्रणाम किया। राक्षस आदमी बहुत पीला और बहुत सुंदर लग रहा था। वह बहुत विनम्र भी था। उससे नफरत करने का कोई कारण ढूंढना मुश्किल होगा। शुक्रिया। जी यांग शेन को देखकर हान सेन समझ गया कि वह राक्षसों के बीच जरूर काफी मशहूर रहा होगा, वरना राजा और अर्ध देवता उसके नेतृत्व का अनुसरण नहीं करते। हान सेन ने मन ही मन सोचा, वह दानव रक्षक मोल्डो चाहता था कि मैं आकर दानव के राजकुमार को आशीर्वाद दूं। वह आदमी तो नहीं हो सकता, है ना? जी यांग शेंग ने हान सेन के सामने झुककर गु किनचेंग और एलिसियन मून की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा गुजरा, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए हुआ। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एलिसियन मून और गु किनचेंग ने भौहें चढ़ाईं। वे इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने उस आदमी की नज़र को भांप लिया जो उनकी ओर देख रहा था। हालांकि हान सेन ने ये देखा, उसने कुछ नहीं कहा। दोनों औरतों की खूबसूरती को देखते हुए अगर मर्दों की उन पर कोई प्रतिक्रिया न होती तो यह अजीब होता। दानव और इंसान एक जैसे दिखते थे। सुंदरता की उनकी परिभाषाएं एक जैसी थीं, इसलिए यह कोई अजीब बात नहीं थी कि एक दानव पुरुष एक मानव स्त्री के रूप की ओर आकर्षित हो जाए। आकर्षण एक बात थी, लेकिन अगर दानव कोई चाल चलने की कोशिश करते तो बात अलग होती। अगर जी यांग शेन कोई बेवकूफ़ी नहीं करता तो हान सेन खुद कोई संघर्ष शुरू नहीं करता। जी यांग शेंग ने गु किनचेंग और एलिसियन मून से मुंह मोड़ लिया और हान सेन से कहा, गुरु हान, मिस्टर मोल्डो ने शायद आपसे पहले भी बात की होगी कि उन्हें उम्मीद है कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे। क्या आपके पास अभी समय है? हाँ, मोल्डो ने इसका जिक्र किया था। हान सेन एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने जी यांग शेंग से कहा, मैंने मिस्टर मोल्डो से पहले ही कहा था कि मेरे आशीर्वाद दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को देवता नहीं बना सकता। देवता बनना पूरी तरह से व्यक्ति के जीन की क्षमता पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं, लेकिन अगर आप मेरी मदद करने की कोशिश करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। हम सफल हो या न हो, सोच और कोशिश ही मायने रखती है। जी यांग शेंग अपनी विनम्रता का बखूबी पालन कर रहे थे। हान सेन हंसा। ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस व्यापार कर रहे हैं। मैं फिर भी तुमसे पैसे लूंगा। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। अगर मैं पैसे दे सकूं तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, जी यांग शेंग ने तुरंत जवाब दिया। हान सेन ने सिर हिलाया। हम कीमत के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। मैं अभी तक लैंडो को दिए गए आशीर्वाद से पूरी तरह उबर नहीं पाया हूं। मुझे किसी और को आशीर्वाद देने लायक ठीक होने में 4 महीने और लगेंगे। हम तब इस बारे में बात कर सकते हैं। सच तो यह है कि हान सेन अपनी रक्त नाड़ी सूत्र शक्ति का इस्तेमाल कभी भी कर सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसका इस्तेमाल करते रहना चाहता था। अगर वह ऐसा करता तो इसका मूल्य काफी कम हो जाता। अब तक हान सेन ने इसका इस्तेमाल सिर्फ लैंडो, गु किनचेंग और एलिसियन मून पर ही किया था। वह लिटिल सिल्वर पर भी इसका इस्तेमाल करना चाहता था। हान सेन बाओ, एयर या लिंग एयर पर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वे खुद बहुत प्रतिभाशाली थे। उनमें बहुत संभावनाएं थीं और रक्त नाड़ी सूत्र का इस्तेमाल उनके विकास को सीमित कर सकता था। लिटिल सिल्वर की प्रतिभा थोड़ी कमजोर थी। रक्त नाड़ी सूत्र ही उसके लिए अच्छा कर सकता था। ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। इस बीच मैं किसी को भी आपके काम में बाधा नहीं डालने दूंगा, जी यांग शेंग ने ईमानदारी से कहा। शुक्रिया, पर नहीं। हम यहाँ सिर्फ विदेशी जीवों का शिकार करने आए हैं।
हमारा साथ रहना ठीक नहीं होगा। हान सेन नहीं चाहता था कि बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे आएं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। यह मेरी संपर्क जानकारी है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस पूछ लीजिए, जी यांग शेंग ने अपने आदमियों को साथ लेकर जाने से पहले कहा। उन्होंने जेनोजेनेसिस को लूटने की इच्छा के बारे में कुछ नहीं कहा। जी यांग शेंग के जाने के बाद एलिसियन मून ने ठंडे स्वर में कहा, वह आदमी बहुत पसंद करने लायक नहीं लगता। शायद तुम्हें ऐसे बहुत से दूसरे लोग मिलेंगे जिनसे तुम नफरत करते हो, हान सेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। उनकी अपनी सुंदरता ही शायद उनकी सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। उस ब्रह्मांड में कई प्रजातियां बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थीं, जिनमें रिबेट, डायमंड्स, स्काई और एक्सट्रीम किंग जैसी प्रजातियां शामिल थीं। सुंदरता की उनकी परिभाषा काफी मिलती जुलती थी और इसलिए ये दोनों लड़कियां निस्संदेह ऐसी प्रजातियों के लिए काफी आकर्षक थीं। हमने जो देखा है उससे हमें डॉलर से सीखना चाहिए और कवच पहनना चाहिए, गो किनचेंग ने हान सेन की ओर देखते हुए कहा। मुझे डर है कि कवच पहनने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके शरीर काफी अनोखे हैं और भले ही दूसरे आपके चेहरे न देख पाएं, आपके कर्व जरूर पुरुषों को आकर्षित करेंगे। आपका रूप रंग काफी प्रभावशाली है। हान सेन हंसा। अगर हम इतने सेक्सी हैं तो आप हमसे प्रभावित क्यों नहीं होती? एलिसियन मून ने अपने होठों पर आधी मुस्कान लाते हुए पूछा। मैं अलग हूँ। मेरे जैसे लोग कितने वफादार और निष्ठावान होते हैं। मैं बस एक अच्छा इंसान हूँ, इसलिए यहाँ वहाँ कुछ नजरें मुझे खुश रखती हैं। मुझे डर है कि इस ब्रह्मांड में तुम्हें मेरे जैसा कोई और आदमी कभी नहीं मिलेगा, हान सेन ने मजाक में कहा। गो किनचेंग मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। एलिसियन मून ने उसे तिरस्कार से देखा और बोली, तुम तो बस एक घटिया इंसान हो जिसके पास हिम्मत ही नहीं है। तुम खुद को अच्छा आदमी कहते हो। उफ। उसके बाद उसने हान सेन की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी उड़ान फिर से शुरू कर दी। उसे क्या हो गया है? मैं कब से घिनौना इंसान बन गया? हान सेन ने गु किनचेंग की तरफ देखा। गु किनचेंग हंसी और उसकी तरफ भौहें चढ़ा दी। बिना कुछ कहे वह एलिसियन मून के पीछे उड़ चली। अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? हान सेन बहुत उदास था। हालांकि गु किनचेंग ने कुछ नहीं कहा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे धमकाया गया हो। जी यांग शेंग और उसके दानव साथी ज्यादा दूर नहीं गए। जब हान सेन और बाकी लोग चले गए तो जी यांग शेंग ने अपने दल के एक राजा से बात की और कहा, तुम घर जाओ और मेरे लिए मेरी दानव गुड़िया ले आओ। अगर मेरे पिता कहें तो उन्हें बता देना कि मुझे इसकी जरूरत है। दानव राजा हैरान रह गया और इसलिए उसने कहा, क्या तुम हान सेन पर हमला करने जा रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उससे यहाँ मिला। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। हम अराजकता की व्यवस्था में उसे ढूंढ नहीं पाए थे, लेकिन अब हमारे पास उसे फंसाने का दूसरा मौका है, जियांग शेंग ने कठोर स्वर में कहा। जरा सोचिए महोदय, एक्सट्रीम किंग ने उसके पीछे देवताओं को भेजा था और वे भी उसे पकड़ नहीं पाए। केवल अर्ध देवता ही मुख्य क्षेत्र में आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास हान सेन को पकड़ने की क्षमता है। अगर उसे पता चल गया कि हमने उसे फंसाने की कोशिश की है तो मुझे नहीं लगता कि वह आपको आशीर्वाद देने के लिए कभी समय निकालेगा, दानव ने कहा। इसीलिए मैं दानव गुड़िया का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये देवता जैसी है। हान सेन पर हमला करना निश्चित रूप से सफल होगा, और अगर यह विफल भी हो गया तो हान सेन को पता भी नहीं चलेगा कि इसका इस्तेमाल हमने किया था, जियांग शेंग ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन दानव गुड़िया दानव की है। दानव राजा कुछ कहना चाहता था, लेकिन जी यांग शेंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस मुझे गुड़िया लाओ और अपना विरोध बंद करो, जी यांग शेंग ने झटके से कहा। हाँ, दानव राजा ने सीधे आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना मुख्य क्षेत्र हॉल खोला और दानव लोक में लौट आया। 1 घंटे बाद मुख्य क्षेत्र के हॉल का दरवाजा फिर खुला। दानव वापस आ गया था, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। अगर किसी और ने ये देखा होता तो उसे बहुत हैरानी होती। राजा अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ मुख्य क्षेत्र में जाने के लिए एक निजी दरवाजा खोलने के लिए ही कर सकते थे। कोई और प्राणी उसी दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता था। वह दानव राजा अपने साथ एक प्राणी को दरवाजे से अंदर लाया था। अगर चरम राजा ने भी ये देखा होता तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह जीव इंसान जैसा लग रहा था। काले कवच में लिपटा होने के कारण ये बताना नामुमकिन था कि वह कैसा दिखता था। वह बस दानव राजा के पीछे खड़ा था। सर, मैं आपके लिए दानव गुड़िया लाया हूँ। दानव राजा ने दानव गुड़िया को जियांग शेंग के सामने लाया, फिर दोनों हाथ उठाकर एक बैंगनी सींग पेश किया।
बैंगनी रंग का सींग लगभग 1 फुट लंबा था और उसकी सतह पेंच जैसी नुकीली थी। वह अर्धचंद्राकार था और उसके सिरे पर कई अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे। वह देखने में बहुत सुंदर था लेकिन साथ ही बहुत रहस्यमय भी। वह सींग जी यांग शेंग जैसे राक्षसों के सिर पर लगे सींगों जैसा लग रहा था। जी यांग शेंग को नहीं पता था कि वह क्या है। जी यांग शेंग ने बैंगनी सींग लिया और उसे अपने हाथों में घुमाया। फिर वह दानव बुढ़िया से बोला, मेरी आज्ञा मानो और जाओ। जी यांग शेंग की आंखें बैंगनी रंग से चमक उठीं। उनके हाथों से एक बैंगनी आभा उठी जो बैंगनी सींग में समा गई। वह अजीब और सुंदर बैंगनी सींग चमक उठा और चमक उठा। उस पर लगे अजीबोगरीब प्रतीकों से एक राक्षसी धुआं निकलने लगा। दानव बुढ़िया बैंगनी रंग से चमक उठी। वह तेज रफ्तार से हान सेन की दिशा में तेजी से बढ़ी। सर, आपको सावधान रहना होगा। हम किसी भी अन्य जाति को दानव बुढ़िया पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दे सकते। दानव राजा बोलते हुए चिंतित लग रहा था। चिंता मत करो। दानव बुढ़िया की शक्ति से भले ही मैं हान सेन को न पकड़ पाऊं, लेकिन कोर क्षेत्र में और क्या है जो उसे खतरा बन सकता है। जी यांग शेंग नाराज दिखे। दानव राजा ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। उसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा। डॉट डॉट डॉट। शार्क के आकार की यांत्रिक दानव मछलियों का एक झुंड अंतरिक्ष में उड़ रहा था। जैसे ही वे हान सेन की ओर बढ़े, उन्होंने बिजली की डरावनी चमक बिखेरी जिससे पूरा तंत्र विद्युतीकृत महासागर में बदल गया। बिजली का सागर उन पर टूटता देख एलिसियन मून ने अपने हाथों में एक नीला तेल कागज का छाता उठाया। छाता खोलते ही एक तलवार की रोशनी निकली। इसने बिजली की सभी किरणों को छाते पर पड़ने से रोक दिया। वे तीनों भी इससे सुरक्षित थे, जिसका मतलब था कि बिजली से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। गु किनचेंग ने हाथ उठाया और अनगिनत तलवारों की रोशनी छोड़ी। उसके चारों ओर तरह तरह की तलवारें प्रकट हुईं, मानो यांत्रिक राक्षस मछली पर ब्लेडों का एक आकाशगंगा जैसा झरना बरस रहा हो। 1 सेकंड में ही 100 से अधिक राक्षस मछलियां टुकड़ों में कट गईं। तुम्हारा 1000 तलवारों वाला क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। हान सेन ने उसकी तारीफ की। यांत्रिक दानव मछलियों के झुंड में 3 राजा थे। हालांकि वे गु किनचेन के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। गु किनचेन का क्षेत्र दबंग था। क्या मेरा क्षेत्र कमजोर है या कुछ और? क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? एलिसियन मून ने झुंझलाहट में पूछा। हान सेन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन एलिसियन मून खाली जगह में घूर रही थी। हान सेन और गु किनचेन ने मुड़कर देखा कि शायद उसका ध्यान किस चीज पर गया होगा, और वहां उन्होंने एक काली परछाई को अपनी ओर आते देखा। वह तेजी से नहीं चल रही थी, बस अंतरिक्ष में तैर रही थी। थोड़ी देर बाद छाया इतनी करीब आ गई कि वे उसे स्पष्ट रूप से देख सके। हालांकि काले कवच वाला वह आदमी रुकने वाला नहीं था। वह अभी भी हान सेन की ओर बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हान सेन ने काले कवच वाले आदमी की ओर देखते हुए पूछा। लेकिन काले कवच वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसने हान सेन की बात सुनी ही न हो। फिर भी वह पास आ गया। हान सेन ने देखा कि वह प्राणी बस उसे ही देख रहा था। हान सेन उस आदमी का निशाना था और वह आदमी सीधे उसकी ओर आ रहा था। काले कवच को अपने दायरे में आते देख हान सेन फिर बोला, तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए। बख्तरबंद आदमी ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वह रुका नहीं, बल्कि उसने हान सेन पर मुक्का मारने के लिए मुट्ठी भी उठाए। मुक्का पड़ते ही उसका पूरा शरीर देखने वालों की नजरों से ओझल हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह सीधे हान सेन के सामने था। उसकी हिंसक मुट्ठी हान सेन के सिर पर वार करने और उसकी खोपड़ी को हिला देने वाली थी। बहुत शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन। गु किनचेंग और एलिसियन मून की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बख्तरबंद आदमी हान सेन के ठीक सामने कैसे आ गया। ये बहुत ही हैरान करने वाला था। सिद्धांत के अनुसार टेलीपोर्टेशन 2 प्रकार का होता था। एक गति प्रकार का टेलीपोर्टेशन था और दूसरा अंतरिक्ष प्रकार का टेलीपोर्टेशन। जब टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग किया जाता था तो कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती थीं जो एक प्रकार के टेलीपोर्टेशन को दूसरे से अलग करती थीं। स्पीड टाइप टेलीपोर्टेशन के लिए बस उसकी गति पर नजर रखने के लिए एक तेज नजर की जरूरत होती थी, इसलिए आप उसे अभी भी देख सकते थे। अंतरिक्ष प्रकार का टेलीपोर्टेशन अलग था। जब अंतरिक्ष और हवा को तोड़ा जाता था तो एक अंतरिक्षीय शॉकवेव निकलती थी। उस तरंग को बनने में समय लगता था। गॉड्स वांडर जैसे कौशल में भी यह खामी थी, लेकिन गॉड्स वांडर की शॉकवेव छोटी थी। इसे सक्रिय होने में ज्यादा समय नहीं लगता था, इसलिए इसे महसूस करना मुश्किल होता था।
लेकिन इस बख्तरबंद आदमी ने मुट्ठी उठाने से लेकर हान सेन के सामने आने तक अपने टेलीपोर्टेशन का कोई निशान नहीं छोड़ा। कोई शॉकवेव वगैरह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस वहीं था, किसी को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं दे रहा था। डोंग हान सेन ने बख्तरबंद आदमी के हमले को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी उठाए, लेकिन उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ये बेहद शक्तिशाली था और इस प्रहार ने उसे टूटते तारे की तरह उड़ा दिया। गु किनचेंग और एलिसियन मून हैरान रह गए। वे जानते थे कि हान सेन कितना शक्तिशाली था। हालांकि वह केवल चौथे दर्जे का राजा था, फिर भी वह अर्ध देवता जितना शक्तिशाली था। कोई भी शक्ति हान सेन को हरा नहीं सकती थी, जब तक कि वह अर्ध देवता न हो और उसकी शक्ति पर ध्यान केंद्रित न हो। कवचधारी ने हान सेन को मुक्का मारा और उसे एक बार फिर उड़ा दिया। कवचधारी के पास जो शक्ति थी वह किसी भी अर्ध देवता की सबसे बड़ी शक्ति में से एक रही होगी। यह पागलपन था। बिना किसी हिचकिचाहट के गु किनचेंग ने अपनी तलवार खींच ली। जैसे ही पुरानी तलवार कवचधारी व्यक्ति पर वार करने के लिए आगे बढ़ी, कांसे के ब्लेड का एक रहस्यमय निशान उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब उसने पुरानी कांसे की तलवार चलाई तो तलवारों की अनगिनत परछाइयां 8 दिशाओं में फैल गईं। ऐसा लगा जैसे ब्लेडों की एक आकाशगंगा कवचधारी व्यक्ति की ओर तेजी से उड़ रही हो। ऐसा होते ही एलिसियन मून ने दूसरी तरफ से हमला कर दिया। उसने अपनी नीली तेल कागज की छतरी को बंद किया और उसे तलवार की तरह इस्तेमाल करके बख्तरबंद आदमी के दिल पर वार किया। तलवार की रोशनी एक डरावनी चमक में बदल गई जो किसी भी ग्रह को भेद सकती थी। उन दोनों ने बख्तरबंद आदमी के सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन बख्तरबंद आदमी ने उनके हमलों को नजरअंदाज कर दिया। वह हान सेन के पीछे भागा और जाते जाते मुके मारता रहा। गु किनचेंग और एलिसियन मून इस बात से बहुत नाराज हुए। बख्तरबंद आदमी उनके हमलों को नजरअंदाज करके कितना घमंडी हो रहा था, मानो वे बस खिलौने पकड़े हुए थे और उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने छाते और तलवारों में और भी शक्ति भर दी। एलिसियन मून ने ठंडे स्वर में कहा, भविष्य के लिए सलाह, आप जो भी करें महिलाओं को कम न आंकें। यह एक घातक भूल है। लेकिन एलिसियन मून के बोलना समाप्त करने से ठीक पहले उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब बख्तरबंद आदमी ने मुक्का मारा तो वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। तलवारों की रोशनी का जाल उसे रोकने में नाकाम रहा। यह अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन नहीं है। गु किनचेन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह उलझन में लग रही थी। उसने अपने आसपास के अंतरिक्ष में कोई विकृति नहीं देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बख्तरबंद आदमी उनकी नजरों से कैसे बच निकला। बख्तरबंद आदमी गु किनचेन और एलिसियन मून की नजरों से ओझल हो गया। फिर वह हान सेन के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसकी मुक्का हान सेन के पेट तक पहुंची। जैसे ही बख्तरबंद आदमी की मुक्का हान सेन पर लगने ही वाली थी, हान सेन का शरीर अचानक गायब हो गया। वह फिर कहीं और प्रकट हुआ। उसका तेजी से भागना उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमताओं का नतीजा था जो उसने अभ्यास में की थी। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के बख्तरबंद आदमी ने एक और मुक्का मारा, और इसके साथ ही उसका शरीर पिछली बार की तरह गायब हो गया। वह हान सेन के सामने आ गया। बख्तरबंद आदमी की आती हुई मुट्ठियों से बचने के लिए हान सेन का शरीर फिर से झपका। वे दोनों अंतरिक्ष में चमकते रहे, इतनी तेजी से कि सामान्य दृष्टि उन्हें देख नहीं पाती थी। ऐसा लग रहा था मानो वे एक जगह आसमान में हो और अगली जगह जमीन पर। गु किनचेंग और एलिसियन मून हान सेन की मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने उनसे कहा, पीछे हटो। तुम लोग उसके हमलों से बच नहीं सकते। अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करो और अपनी कोई भी कमजोरी जाहिर मत होने दो। उसकी बात सुनकर गु किनचेंग और एलिसियन मून वहीं रुक गए। उन्होंने हान सेन और काले कवच वाले आदमी को लड़ते हुए देखा। एलिसियन मून ने अपने हाथों में कागजी छतरी खोली। छतरी की सतह से तलवार की रोशनी चमकी, फिर फैलकर उन दोनों को घेर लिया। जैसा हान सेन चाहते थे, उसने कोई कमजोरी उजागर नहीं होने दी। वह कवचधारी व्यक्ति टेलीपोर्टेशन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहा है, गु किनचेंग ने निश्चितता के साथ कहा, क्योंकि उसने अपने सामने युद्ध क्षेत्र को देखा था। एलिसियन मून ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये टेलीपोर्टेशन नहीं है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। गॉडस्लेयर लुओ। गु किनचेंग ने वह बात पूरी की जिसे एलिसियन मून कहने में झिझक रही थी। वह बूढ़ा आदमी एक अकेला योद्धा था जिसने एक बार मानवता के अभयारण्य में पैर जमा लिया था। जब उसकी शक्ति चरम पर पहुंची तो उसकी उपस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कवचधारी व्यक्ति की थी। उसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए अंतरिक्ष के नियमों की अनदेखी की। बख्तरबंद आदमी के पास झूठी आकाशीय शक्तियां क्यों हैं? नहीं, रुको, वह आकाशीय दानव शक्ति है।
बख्तरबंद आदमी एक दानव है, गु किनचेन ने जोर से सोचा। हान सेन जानता था कि बख्तरबंद आदमी आकाशीय दानव शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष आधारित टेलीपोर्टेशन प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। बहुत कम शक्तियां आकाशीय दानव शक्तियों का प्रतिकार कर सकती थीं, लेकिन शुक्र है कि हान सेन का डोंगक्सुआन सूत्र उन कुछ शक्तियों में से एक था जो ऐसा कर सकती थी। हान सेन के लिए बख्तरबंद आदमी के अचूक प्रहारों को तोड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन बख्तरबंद आदमी की ताकत हान सेन से कहीं ज्यादा थी, और इसका मतलब था कि हान सेन उसे हरा नहीं सकता था। हान सेन ने जब उस बख्तरबंद आदमी को देखा तो उसे कई तरह की भावनाएं महसूस हुईं। वह जानता था कि यह हमलावर उन राक्षसों से अलग है जिनका उन्होंने पहले सामना किया था, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि अंतर क्या था। जी यांग शेंग और कुछ दानव कुलीन वर्ग के लोग शीशे से ये लड़ाई देख रहे थे। वे सदमे में लग रहे थे, यहां तक कि जी यांग शेंग भी जो कुछ देख रहे थे उससे दंग रह गए। वह बहुत ताकतवर आदमी है, उसने दानव गुड़िया के हर हमले को चकमा दिया है। जी यांग शेंग ने अपने होंठ चबाए। सोच में डूबा हुआ वह यही कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब एक्सट्रीम किंग ने हान सेन का पीछा किया तो वह बाल बाल बच गया। वह बहुत डरावना है, वह किसी तरह आकाशीय दानव शक्तियों के हमलों से बच रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ दानव अभिजात वर्ग ने कहा। उनकी आवाज में प्रशंसा और घबराहट का मिश्रण था। वे जानते थे कि दानव गुड़िया की आकाशीय दानव शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि हर वार सफल हो, जब तक कि दुश्मन के पास वही कारणात्मक शक्तियां न हो। अगर दुश्मन के पास ऐसी शक्तियां न हो तो टेलीपोर्टेशन भी उन्हें दानव गुड़िया के प्रहारों से नहीं बचा पाएगा। आकाशीय दानव की क्षमताएं एक कारणात्मक शक्ति थी। एक बार जब दानव गुड़िया हान सेन पर लग जाती तो भले ही हान सेन दूर चला जाता, फिर भी उसे चोट लगनी चाहिए थी। हालांकि हान सेन की टेलीपोर्टेशन ने उसे दानव गुड़िया के हमलों से बचने में मदद की। वह स्पष्ट रूप से टेलीपोर्टेशन के एक उन्नत संस्करण का उपयोग कर रहा था। और जहां तक हान सेन की अन्य शक्तियों का सवाल है, जी यांग शेंग अनुमान नहीं लगा सका। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। वह अभी दानव गुड़िया के हमलों से बच रहा होगा, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हैं। वह दानव गुड़िया से धीमा और कमजोर है। हमें उसे आज ही अपने साथ ले जाना होगा। हमारी जाति को सिर्फ आशीर्वाद से ज्यादा की जरूरत है। अगले कुछ दशकों में हमारे हजारों लोगों को नहीं, अगली कुछ शताब्दियों में हमारे लाखों लोगों को उसकी जरूरत होगी, जी यांग शेंग ने घोषणा की। चीजों को तेज करने के प्रयास में उसने अपनी ज्यादा शक्ति बैंगनी सींग में डाल दी। बैंगनी सींग के रहस्यमय प्रतीक बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे। हान सेन की आशीर्वाद देने की शक्तियों ने अन्य जातियों को उसे बहुत गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। उन्हें उसकी क्षमताओं की जरूरत थी। अगर वे हान सेन को पकड़ पाते तो उसे एक्सट्रीम किंग को नहीं सौंपते। वे उसे अपने लिए बंद कर देते और उसे अपने बच्चों और नाती पोतों को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर करते। बैंगनी सींग पर बने रहस्यमय चिन्ह और भी चमक उठे। और फिर वो बख्तरबंद आदमी जो हान सेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक रुक गया। उसका शरीर अचानक बड़ा हो गया। रहस्यमयी आदमी की मांसपेशियां बढ़ने लगीं और काला कवच फूलने लगा। उभरी हुई मांसपेशियों के आकार को समायोजित करने के लिए उसे अपना रूप बदलना पड़ा। इससे उनका हास्यास्पद आकार और भी स्पष्ट हो गया। उस कवच के भीतर एक गहरे बैंगनी रंग की उपस्थिति और भी गहरी हो गई। कवचधारी व्यक्ति नर्क से आए किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बिजली की तरह बैंगनी थीं। ये शूरा चेंज है। हान सेन ने चौंककर बख्तरबंद आदमी को देखा। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि कवचधारी आदमी की उपस्थिति दूसरे राक्षसों से अलग क्यों लग रही थी। वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन हान सेन को लग रहा था कि यह आदमी गठबंधन के ब्रह्मांड के किसी शूरा जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से आकाशीय दानव की शक्ति का ही एक रूप थी। यही वजह थी कि वह बिल्कुल एक दानव जैसा दिखता था। अंतर बताना बहुत मुश्किल था, इसलिए हान सेन को अब तक समझ नहीं आया था। शूरा चेंज का इस्तेमाल करते ही शूरा की उपस्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। अब हान सेन को आखिरकार समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ शूरा क्यों है? मैं जीनो ब्रह्मांड में कभी शूरा लेकर नहीं आया। क्या वह शूरा के कब्रिस्तान में ताबूत से निकलने वाले शूराओं में से एक है? क्या वह शूरा राजाओं में से एक हो सकता है? हान सेन ने राक्षस जैसे कवचधारी व्यक्ति को दुविधा भरे भाव से देखा। और ऐसा करते हुए हान सेन सोचता रहा। बख्तरबंद आदमी ने हान सेन की तरह सोचने की जहमत नहीं उठाई।
कपड़े बदलने के बाद उसकी बैंगनी बिजली जैसी आंखें हान सेन को घूर रही थीं। फिर उस बलिष्ठ प्राणी ने हान सेन की तरफ एक मुक्का मारा। हान सेन ने बख्तरबंद आदमी के हमले को चकमा दिया, लेकिन जब वह टेलीपोर्ट हुआ तो बख्तरबंद आदमी उसके सामने प्रकट हो गया। जैसे ही उस आदमी की मुट्ठी हान सेन के पेट में लगी, उसके चारों ओर बैंगनी लपटें भड़क उठीं। वेदना। जब वह मुक्का लगा तो हान सेन का शरीर एक भड़की हुई आग के गोले की तरह उछल गया। वह पास के एक क्षुद्रग्रह से टकराया। वह उसके और कई अन्य क्षुद्रग्रहों से होकर गुजरा और अंतरिक्ष में एक रेखा खींच दी। इससे पहले कि हान सेन रुक पाता, बख्तरबंद आदमी उसके सामने आ गया और उसे फिर से मुक्का मारा। एक बार फिर वो उड़ गया। ब्लर्ग। हान सेन ने थोड़ा खून थूका। वो गिरता रहा और दूर भी नहीं जा सका। हान सेन अभी भी गिर ही रहा था कि बख्तरबंद आदमी के हाथ उसके सिर के चारों ओर लिपट गए और उसे कसकर जकड़ लिया। हाथों से बैंगनी हवा जहरीले सांपों की तरह धाराओं में उठी और हान सेन के शरीर में घुस गई। बैंगनी हवा ने उसे जकड़ लिया, उसे हिलने डुलने से रोक दिया। जब उन्होंने बख्तरबंद आदमी को हान सेन को पकड़ते देखा तो एलिसियन मून और गु किनचेन सदमे में आ गए। गु किनचेन का दिल उछलकर गले तक आ गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके चारों ओर हजारों पुरानी तलवारें प्रकट हो गईं। वे बख्तरबंद आदमी पर वार करने के लिए तेजी से ऊपर की ओर बढ़ीं। चमचमाती पत्तियां झरने की तरह बरस रही थीं। उन पत्तियों के तूफान से टकराकर तो कोई ग्रह भी छिद्रों से भर जाएगा। लेकिन बख्तरबंद आदमी एक हाथ से हान सेन को थामे रहा और दूसरे हाथ से उसके चारों ओर फैली तलवार की धार को भेदने में कामयाब रहा। उस घूंसे की ताकत गु किनचेन तक पहुंची, लेकिन एलिसियन मून की छतरी जैसी ढाल के अचानक प्रकट होने से वह रुक गई। वेदना। उस मूके ने उसकी छतरी की तलवार की रोशनी तोड़ दी। बख्तरबंद आदमी ने अपनी मुट्ठी में फिर से ताकत इकट्ठा की और गु किनचेन पर एक बार फिर हमला करने की तैयारी की। रुको, उन दो लड़कियों के साथ इतना बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वापस जाओ, जी यांग शेन चिल्लाया। वह ठीक समय पर पहुंच गया था, एक रोबोटिक राक्षस भेड़िए पर सवार होकर। बख्तरबंद आदमी ने अपनी मुट्ठी नीचे कर ली और पीछे हट गया। माफ करना, मैं इतनी देर से आया और तुम लोगों को डरा दिया, लड़कियों। जी यांग शेंग ने गु किनचेंग और एलिसियन मून को देखकर मुस्कुराया। तो इस सब के पीछे आप ही थे? एलिसियन मून ने जी यांग शेंग को ठंडी निगाह से देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सही है। जी यांग शेंग ने हान सेन को पकड़े हुए बख्तरबंद आदमी की तरफ देखा। वह मुस्कुराया और बोला, टीचर हान, हम फिर मिलेंगे। अब आपके पास मुझसे बात करने का समय होना चाहिए, है ना? श्री जी, मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे व्यक्तित्व का सही आकलन किया है। हान सेन को बख्तरबंद आदमी ने मजबूती से पकड़ रखा था। बैंगनी धुएं ने उसे ढक लिया था और वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था। हालांकि उसका चेहरा भावशून्य बना रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जी यांग शेंग ने हान सेन को दिलचस्पी से देखा। वो चूहे से खेलती बिल्ली जैसा लग रहा था। सर, किसी भी स्थिति में हमें हान सेन को अपने मुख्य क्षेत्र बेस पर ले जाना चाहिए, दानव राजा ने कहा। हान सेन हंसा और बोला, वो सही कह रहा है। मेरा स्वभाव बहुत खराब है। जल्दी करो, वरना मौका नहीं मिलेगा। जी यांग शेंग ने दानव राजा की बात अनसुनी कर दी। उसके चेहरे पर मुस्कान जैसा भाव आ गया, लेकिन वह इतना दांतेदार और जंगली था कि उसे सुखद नहीं कहा जा सकता था। उसने कहा, ओह हान सेन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। इन परिस्थितियों में भी तुम इतने शांत रहते हो। लेकिन तुम आकाशीय दानव के बंधन में हो। तुम निश्चित रूप से एक साधारण राजा से भी अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन कोई भी देवता तुल्य कुलीन व्यक्ति आकाशीय दानव के बंधन को नहीं तोड़ सकता। उसके बाद जी यांग शेंग हान सेन को नजरअंदाज करते हुए मुड़ गया। उसने अपना ध्यान गु किनचेंग और एलिसियन मून की ओर लगाया। ये दोनों लड़कियां मेरे परिवार की खास मेहमान हो सकती हैं। कृपया चिंता न करें, आप लोग वीआईपी हैं। दानव कभी भी आप दोनों को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचेगा। हम आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। गु किनचेंग और एलिसियन मून के जवाब देने से पहले ही हान सेन हंस पड़ा। मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम उन दोनों को चाहते हो। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं उन्हें तुम्हें दे देता। इतनी झंझट क्यों उठा रहे हो? चुप रहो। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने अश्लील हो। तुम सिर्फ बचने की कोशिश में ऐसा कैसे कह सकते हो? जी यांग शेंग हान सेन पर चिल्लाए। हान सेन ने आह भरी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। वे बहुत सुंदर हैं, लेकिन असल में वे कभी न तृप्त होने वाले राक्षस हैं।
वे तुम्हारा मांस हड्डियों तक खा जाएंगे। मैंने उनके पीछे बहुत कुछ सहा है। अगर तुम उन्हें मुझसे दूर ले जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हारे सम्मान में एक वेदी बनाऊंगा और हर रात तुम्हारी स्तुति करूंगा। मैं तुम्हें एक रक्षक की तरह मानूंगा, हान सेन ने कहा। तुम जो भी कहो, तुम इससे बच नहीं सकते। जी यांग शेन को लग रहा था कि हान सेन क्या कहना चाह रहा है। ये सुनकर वह ठंडी हंसी हंस पड़ा। हान सेन ने सिर हिलाया और आह भरी। मिस्टर जी, आप थोड़े घमंडी हो रहे हैं, लेकिन हम इस स्थिति में किसी और के काम की वजह से हैं। अगर कवच पहने वो डरावना आदमी न होता तो आप मुझे हरा नहीं पाते। आपको घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। घमंड तो उस आदमी को ही करना चाहिए। जी यांग शेन मुस्कुराए और बोले, वह मेरी दानव गुड़िया है। वह तभी चलती है जब मैं चलती हूँ। अगर तुम मेरी दानव गुड़िया को नहीं हरा सकते तो तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। दानव गुड़िया, यह असली दानव नहीं है। हान सेन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। सर, अब बेस पर वापस चलते हैं। पहले वाले दानव राजा ने हान सेन और जी यांग शेन की बातचीत रोक दी। वह नहीं चाहता था कि राजकुमार दानव गुड़िया के बारे में कोई जानकारी लीक करे। जी यांग शेन बेवकूफ नहीं था, हालांकि उसे पता था कि क्या हो रहा है। उसने हंसते हुए कहा, हान सेन, हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम दानव के साथ रहते हुए अच्छा व्यवहार करोगे तो हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरे लिए व्यवहार की परिभाषा बता सकते हो? क्या तुम मुझे गाय की तरह दूध पिलाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं घास खाऊं और तुम मेरे थन दबाओ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटों और पोतों को मोटा और तृप्त कर दूं? तुम चाहते हो कि मैं तब दुखी होकर मरूं जब देने के लिए कुछ न बचे? हान सेन मुस्कुराया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा। अगर आपके पास ऐसी शक्ति है तो आपको इस दुनिया में दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद जी यांग शेंग ने गु किनचेंग और एलिसियन मून से बात की। देवियों, प्लीज, आप दोनों हमेशा के लिए मेरी वीआईपी रहेंगी। आप चाहे कहीं भी जाएं, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दोनों मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती तो मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता। एलिसियन मून हमेशा ठंडी रहती थी, लेकिन अब अचानक हंस पड़ी। वह इतनी सुंदर थी कि चांद महल की परी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा संगमरमर की मूर्ति की तरह अछूता लग रहा था। जब वह हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे बर्फबारी के बीच कोई फूल खिल रहा हो। वह बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया को मृत मानने के बाद उसे जिंदा होने का एहसास हो। जी यांग शेंग और बाकी राक्षस स्तब्ध रह गए। वे सोच रहे थे, ये औरत अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। एलिसियन मून ने हंसते हुए खुशी से कहा, हम आपके साथ जाना चाहेंगे, लेकिन मुझे डर है कि कोई और नहीं जाएगा। कौन नहीं करेगा? जी यांग शेंग ने पूछा। उससे एलिसियन मून ने हान सेन की ओर देखते हुए कहा। जी यांग शेंग ने मंद मंद हंसी हंसी। मिस्टर हान खतरे में हैं। अगर वो नहीं भी चाहते कि तुम हमारे साथ आओ तो भी इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनके साथ जो भी होता है उसमें भी उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो हमारे साथ आएंगे तो हम सब भी साथ जा सकते हैं। तो क्या हुआ अगर वो नहीं आना चाहते? एलिसियन मून ने सिर हिलाया। लगता है तुम उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रही हो। क्या मुझे उसे समझने की जरूरत है? जी यांग शेन ने घमंड से कहा। अगर आप उसे समझते तो आपको पता होता कि वह एक शक्की, चालाक, कपटी और क्रूर इंसान है। वह खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता। उसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। यहाँ तक कि जब वह विनाश के कगार पर होता है तब भी उसके पास भागने का एक रास्ता तैयार रहता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ बातें करने के लिए नहीं घूमता। मैं उसका सिर काट देता और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। फिर मैं उन टुकड़ों को तब तक जलाता जब तक राख के अलावा कुछ नहीं बचता, एलिसियन मून ने गंभीर स्वर में कहा। जी यांग शेन चौंक गया। उसने हान सेन की तरफ देखा। उस आदमी का शरीर अभी भी जहरीले सांप जैसी बैंगनी हवा में लिपटा हुआ था, और यह नज़ारा देखकर जी यांग शेन निश्चिंत हो गया और फिर से मुस्कुराया। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। वह आकाशीय दानव के ताले के नीचे है। कोई भी देवता तुल्य कुलीन भी इससे बच नहीं सकता। वह कितना भी दुष्ट क्यों न हो, इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन है। सच में? हान सेन की आवाज ने पूछा। जब जी यांग शेन के दोबारा बोलने से पहले ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। बैंगनी धुंध अभी भी हान सेन को घेरे हुए थी, लेकिन उसका शरीर इंद्रधनुष जैसा लग रहा था।
आकाशीय दानव का ताला उस रोशनी में पिघल रहा था। हान सेन के शरीर पर भूरे सफेद पंख उभर आए। उसके चेहरे पर एक इंद्रधनुषी मोर की छवि उभरी और उससे एक डरावनी इंद्रधनुषी रोशनी निकली। उस इंद्रधनुषी रोशनी ने आकाशीय दानव ताले के बैंगनी धुएं को तुरंत पिघला दिया। कुछ ही सेकंड में हान सेन को जकड़े रखने वाली शक्ति गायब हो गई। जी यांग शेंग और बाकी दानव ये देखकर दंग रह गए। उनका आकाशीय दानव ताला, जो किसी देवता को आसानी से फंसा सकता था, इतनी आसानी से पिघल गया था। यह अविश्वसनीय था और परिणामस्वरूप वे स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रह गए। उन्होंने हान सेन के पंखदार कपड़ों को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह के खजाने का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो भी था वह आकाशीय दानव के ताले को तोड़ने के लिए काफी मजबूत जरूर था। उनका अनुमान आधा ही सही था। हान सेन मयूर राजा की आत्मा की शक्ति के कारण आकाश दानव ताला तोड़ने में सक्षम था, लेकिन केवल पशु आत्मा ही उसे मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अगर तियानेक्सिया मयूर राजा का पुनर्जन्म भी होता तो भी वह आकाश दानव ताला नहीं तोड़ पाता। लेकिन जब मयूर राजा की आत्मिक शक्ति, हान सेन की शक्ति और डोंगशुआन सूत्र की शक्ति को मिलाया गया, तो परिणामी शक्ति आकाश दानव ताला तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। इससे कम कुछ भी हान सेन को मुक्त नहीं कर सकता था। हान सेन ने पहले तो मयूर राजा का आत्मा वस्त्र नहीं पहना था, क्योंकि उसे पता था कि बख्तरबंद आदमी में कुछ गड़बड़ है। वह देखना चाहता था कि बख्तरबंद आदमी के पीछे कौन या क्या है, और इसलिए उसने खुद को बंदी बनने दिया। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था और दिखावा करने का कोई मतलब नहीं था। जी यांग शेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने हाथों में अभी भी मौजूद बैंगनी सींग में और ज्यादा आकाशीय दानव शक्ति डाल दी। बख्तरबंद आदमी की आंखें एक बार फिर बैंगनी रंग में चमक उठीं। उसने हान सेन का सिर फिर से पकड़ने की कोशिश की। हान सेन ने हाथ हिलाया और एक इंद्रधनुषी रोशनी कवचधारी व्यक्ति पर पड़ी। कवचधारी व्यक्ति का शरीर नियंत्रण खो बैठा और वह गिर पड़ा। इंद्रधनुषी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और रोशनी की शक्ति ने काले कवच को झट से पिघला दिया, जिससे अंदर का व्यक्ति प्रकट हो गया। वह एक बहुत ही हृष्टपुष्ट आदमी था। वह हान सेन से भी ज्यादा लंबा था। ब्रह्मांड की कई विशाल जातियों की तुलना में वह ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि उसके अंग मीनार जैसे लगते थे। उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे। हान सेन देख सकता था कि ये टैटू शूरा से जुड़े थे। हालांकि हान सेन ने इस तरह के प्रतीकों वाले शूरा बहुत कम देखे थे। ये पारंपरिक दानव टैटू से अलग थे। हान सेन ने आंखें उठाकर उस आदमी के सिर की ओर देखा। उसे हैरानी हुई कि उस आदमी के सिर पर शूरा सींग नहीं थे। उसके सिर पर सिर्फ छोटे बैंगनी बाल थे, लेकिन उन छोटे बालों में हान सेन को एक अंडाकार निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के पास कभी सींग था, लेकिन वह टूट गया था। ये वास्तव में शूरा में से एक है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। वह आदमी भावशून्य था और उसकी मांसपेशियां इतनी उभरी हुई थी कि मानो फट जाएंगी। बैंगनी हवा ऊपर उठी और हान सेन पर एक और हमला किया। हान सेन ने तुरंत आकाशीय दानव की शक्ति को भांप लिया। क्या आकाश दानव सूत्र और मिथ्या आकाश सूत्र एक ही है? लेकिन अगर उनमें व्यावहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि शुद्ध शूरा इसे नहीं सीख सकते? अगर वह अभयारण्य का शूरा राजा है, तो वह आकाश दानव शक्तियों का अभ्यास कैसे कर सकता है? हान सेन ने सोचा। उस आदमी की मुट्ठी हान सेन के सामने आई, लेकिन हान सेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। हान सेन का हाथ पदार्थ की जंजीरों से बनी एक इंद्रधनुषी दिव्य ज्योति से घिरा हुआ था। उस इंद्रधनुषी दिव्य ज्योति ने झट से उसके दुश्मन के शरीर को बांध दिया। वह आदमी अपने बंधनों के अंदर संघर्ष करता और तड़पता रहा। आकाशीय दानव की शक्ति प्रबल थी, लेकिन वह केवल कारणात्मक शक्तियों का ही उपयोग कर सकती थी। वह कोई अजेय क्षमता नहीं थी। और शक्ति की बात करें तो ये प्राणी अभी पूरी तरह से देवत्व प्राप्त नहीं कर पाया था। वह आत्मा वस्त्र की शक्ति से भी कमजोर था। अगर शूरा हान सेन के अलावा किसी और से लड़ रहा होता, तो वह बचने के लिए कारण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन हान सेन अपने डोंगशुआन क्षेत्र का इस्तेमाल मयूर राजा के आत्मा वस्त्र के साथ मिलकर कर रहा था। डोंगशुआन क्षेत्र की शक्ति ने क्षेत्र के सभी ब्रह्मांडीय कोगवील को रोक दिया था। कारण शक्तियां भी हान सेन के हेरफेर से बच नहीं सकती थीं। जब तक शूरा हान सेन से ज्यादा शक्तिशाली न हो, हान सेन के डोंगशुआन क्षेत्र के सक्रिय रहने तक शूरा की शक्तियां किसी काम की नहीं थीं। जी यांग शेंग और बाकी दानव सदमे में थे। दानव गुड़िया की शक्ति लगभग देवत्व वर्ग की थी, और दानव गुड़ियाएं आम दानवों जैसी नहीं थीं। उनमें बहुत ही डरावनी प्रतिभाएं थीं।
दानव गुड़िया बनने के बाद वे आकाशीय दानव शक्तियों के साथ एक अजीब प्रतिक्रिया से गुजरती। दानव गुड़ियाएं तब कारणात्मक शक्तियां प्राप्त करती जिससे वे कारणात्मक शक्तियों का व्यापक उपयोग कर पाती। एक शुद्ध दानव भी ऐसा नहीं कर सकता था। यहां तक कि देवता रूपी कुलीन भी दानव गुड़िया को नहीं फंसा सकते थे। लेकिन अब दानव गुड़िया हान सेन के वश में थी और वह आजाद होने में पूरी तरह असमर्थ लग रही थी। हान सेन की शक्ति ने उसे कसकर जकड़ रखा था। पूरी स्थिति बेहद डरावनी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जी यांग शेन तेजी से भागने की योजना के साथ मुड़ा। बाकी दानव कुलीनों ने भी यही सोचा, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि उनकी शक्तियां गायब हो गई थीं। उनकी कोई भी क्षमता काम नहीं कर रही थी। वे अंतरिक्ष के ताने बाने को चीर नहीं पा रहे थे। वे अपने शरीर के बाहर कोई शक्ति भी नहीं डाल पा रहे थे। क्या हो रहा है? जी यांग शेंग और अन्य दानवों ने एक दूसरे को चौड़ी, भयभीत आंखों से देखा। मुझे इनसे निपटने दो, एलिसियन मून ने सहजता से कहा। उसने अपना कागजी छाता लहराया और तलवार की रोशनी छोड़ी। वो सीधे जी यांग शेंग की ओर उड़ी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाने के कारण जी यांग शेंग और अन्य लोगों को बेढंगे ढंग से दूर हटना पड़ा। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया की गति इतनी धीमी थी कि वे तलवार की रोशनी से बच नहीं पाए और क्रूर हमले उनके शरीर में घुसने लगे। उनके चीखने चिल्लाने से चारों तरफ दानवों का खून बहने लगा। एक क्षण बाद कुछ राजा एलिसियन मून की तलवार की रोशनी में नष्ट हो चुके थे। जी यांग शेंग और अन्य दो अर्धदेवी बुरी तरह घायल हो गए थे। अब उन्हें हान सेन की बात पर यकीन हो गया। वह औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह ऐसी भी थी जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दुश्मनों का कत्लेआम कर सकती थी। वे उसकी ताकत देखकर हैरान थे। वे हान सेन के डोंगशुआन क्षेत्र के प्रभाव में थे। वे अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे, हालांकि वे अभी भी अपने सेल्फ कोगाविल को छू सकते थे। उनकी शक्ति तो थी, लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। वे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उस स्त्री की क्षेत्र शक्ति राजा वर्ग से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी तलवार की रोशनी अर्ध देवताओं के शरीर को भी भेद सकती थी। बस उसकी शक्ति एक साधारण राजा की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। जी यांग शेंग जितना हैरान था, उतना ही गुस्से में भी। उसे इस बात से नफरत थी कि उसने दानव राजा की सलाह नहीं मानी। हान सेन, मैं दानव अल्फा का बेटा हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो दानव मेरी मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी देवत्व प्राप्त खजाना और विदेशी जीन ले सकते हो, जी यांग शेंग चिल्लाया। हान सेन ने जी यांग शेंग की ओर देखा और कहा, एक राक्षस। चरम राजा की तुलना में आप तुच्छ हैं। ये सुनकर जी यांग शेंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि हान सेन ने ही एक्सट्रीम किन के एक राजकुमार को मारा था। अगर उसे उनके प्रकोप की चिंता नहीं थी तो वह राक्षसों से क्यों डरता? हान सेन ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली से एक इंद्रधनुषी रोशनी निकली। जी यांग शेंग के पास उसे चकमा देने का न तो समय था और न ही ताकत। बैंगनी सींग हान सेन ने ले लिया। हान सेन ने जी यांग शेंग और बाकी लोगों को एलिसियन मून की तलवार की रोशनी से मारे जाते हुए अनदेखा कर दिया। उसने रहस्यमयी बैंगनी सींग उठाया और उसे शूरा आदमी के सिर पर टूटे हुए ठूंठ के पास रख दिया। यह उसका सींग है। हान सेन ने इसके बारे में सोचा और सोचा कि क्या हुआ था।